Why the fuck would we want to do that? That is the dumbest idea I've ever heard. ये कुछ लफ्ज़ थे स्टीव जॉब्स के जब उनके सामने पहली बार आईफोन बनाने का आइडिया प्रपोज किया गया था। Steve Jobs was a genius. He not only had the ability to bend the world over his vision, बल्कि उनके पास ये कैपेबिलिटी भी थी कि वो दूसरों के आइडियाज प्रेजेंट करने पे अपनी माइंड को चेंज कर सके। तो आखिर आईफोन के केस में वो आईफोन के इतने अगेंस्ट में क्यों थे? नो डाउट आईफोन इज अ रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट जिसने आज टेक इंडस्ट्री में बहुत धूम मचा के रखा है और वन ऑफ द डोमिनेंट प्रोडक्ट्स में से एक है। बट बैक इन 2005 आईपॉड वॉज डोमिनेटिंग द वर्ल्ड। आईपॉड के सेल्स सिर्फ 2005 में ही 20 मिलियन से ज़्यादा थे और पूरे एप्पल के रेवेन्यू का 45% रेवेन्यू सिर्फ आईपॉड से आता था। तो ऐसे केस में आईफोन को लॉन्च करना आईपॉड के डोमिनेंस को थ्रेटन करने जैसा एक चैलेंज था जिसको कि स्टीव जॉब्स उस टाइम पे लेना नहीं चाह रहे थे। बट इसके अलावा भी कुछ था जिसकी वजह से स्टीव जॉब्स इस पे प्रोसीड करना नहीं चाह रहे थे। स्टीव जॉब्स का मानना था कि एक आईफोन सिर्फ पॉकेट प्रोटेक्टर लोगों के लिए ही अट्रैक्शन का पॉइंट बनेगा। पॉकेट प्रोटेक्टर मतलब कि नर्डी या गीकी लोग। अनदर प्रॉब्लम वाज कि आईफोन को मोबाइल कैरियर्स के अकॉर्डिंग बनाना, डिज़ाइन या फिर उनके अंदर फीचर्स डालने पड़ेंगे जिसकी वजह से एप्पल के जो स्टैंडर्ड क्वालिटी एक स्टैंडर्ड बना हुआ है उसकी क्वालिटी को लेके वो कम हो सकता था या फिर उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता। पर एप्पल कंपनी में सभी लोग स्टीव जॉब्स के पर्सपेक्टिव से एग्री नहीं करते थे। टोनी फेडल, द लीडर ऑफ डेवलपमेंट टीम ऑफ आईपॉड, बिलीव्ड इन द पोटेंशियल ऑफ एन एप्पल फोन। उनकी टीम को पता था कि स्टीव जॉब्स का माइंडसेट चेंज करने के लिए उन्हें पर्सपेक्टिव, स्ट्रेटेजी और पेशेंस तीनों की जरूरत पड़ेगी। पूरी टीम कई हफ्तों तक साथ में काम करती रही टू प्रिपेयर डिफरेंट एंगल्स एंड पर्सपेक्टिव जिसकी मदद से स्टीव जॉब्स का जो रेजिस्टेंस आईफोन के लेके उसको हटाया जा सके या फिर उसको कम किया जा सके। एप्पल का गोल बस एक दूसरा स्मार्टफोन बनाना नहीं था जो कि बाकी और स्मार्टफोन ब्रांड्स के बीच में छुप के रह जाए या फिर उनका कोई एक राइवल बन जाए। They wanted to upgrade the technology. They wanted to advance the technology. स्टीव जॉब्स के सामने आईफोन प्रेजेंट करने से पहले एप्पल की एक छोटी सी डिज़ाइनर्स और इंजीनियर्स की टीम ने ऑलरेडी मशीन से इंटरेक्ट करने के नए तरीकों, नए वेज पे काम करना, उन पे रिसर्च करना चालू कर दिया था। ऐसे में ही उन्हें डेलवेयर के कंपनी के बारे में पता चला जिसका नाम था फिंगरवर्क्स। फिंगरवर्क्स एक ऐसी कंपनी थी जिसने टच पैड टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, मतलब एक ऐसा स्क्रीन जो कि फिंगर गेस्चर्स को समझ पाए और उनके बेसिस पे रिस्पॉन्ड भी कर पाए। इस ब्रिलियंट और यूनिक इन्वेंशन की वजह से एप्पल ने तुरंत ही फिंगरवर्क्स को एक्वायर कर लिया था। ऑल्दो एप्पल डजंट वांटेड टू लिमिट द टच पैड टेक्नोलॉजी टू सिंपल टच पैड्स, उनका विजन था कि वो उसको फुल टच स्क्रीन तक अपग्रेड करके लेके जाएंगे। दे वांटेड कि यूजर्स जिस तरह टेबल पे रखे हुए चीज़ों को, टेबल पे रखे हुए किसी भी चीज़ को इधर से उधर कर सकते हैं, उसी तरह वो लोग अपनी स्क्रीन पे रखे हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाए। एप्पल की टीम टच टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव और अपग्रेड कर ही रही थी कि तभी मार्केट में डोमिनेंस दूसरे कंपनीज का और ज़्यादा बढ़ने लगा। नोकिया और ऐसे ही कुछ दूसरे ब्रांड्स ने अपने नए फ़ोन्स लॉन्च करना चालू कर दिया था जिसमें म्यूजिक प्लेयर्स एम्बेडेड थे, जिसकी वजह से आईपॉड के डोमिनेंस को बहुत बड़ा थ्रेट होने वाला था। इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एप्पल ने जल्दीबाजी में मोटोरोला कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में या पार्टनरशिप में एक फ़ोन लॉन्च किया जिसका नाम था रॉक आर, बट इट वॉज अ ग्रेट फेलियर। इस फ़ोन में एप्पल की कोर डिज़ाइनिंग फिलॉसफी को ही फॉलो नहीं किया गया था जो कि था स्लीकनेस या फिर मिनिमलिज्म। इसकी वजह से एप्पल को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश भी सहना पड़ा था और साथ ही साथ टीम को एक और कंफर्मेशन मिल गया दैट दे शुड वर्क ऑन देयर ओन फोन। इसी दौरान स्टीव जॉब्स को बहुत ज़्यादा मनाने के बाद, उनको डिफरेंट पर्सपेक्टिव और बेनिफिट्स दिखाने के बाद एप्पल फ़ोन के, स्टीव जॉब्स आखिर में मान जाते हैं एक एप्पल फ़ोन बनाने के लिए। स्टीव जॉब्स के मानते ही पूरी जो टीम थी उसमें और तेज़ी से काम करना चालू कर दिया था। स्टार्टिंग में आईफोन के दो प्रपोज्ड मॉडल्स थे या डिज़ाइंस थे। पहला था जस्ट एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ आईपॉड विद द सेम आइकॉनिक व्हील और दूसरा था मल्टी टच टेक्नोलॉजी के साथ इवेंचुअली अपग्रेडिंग द फोन इनटू अ मिनिएचर कंप्यूटर। ऑब्वियसली स्टीव जॉब्स ने दूसरा वाला डिज़ाइन ही कंफर्म किया, उसे ही चूज़ किया और दूसरों को ही बताया कि यही फ्यूचर होने वाला है। आफ्टर दैट एवरीथिंग वाज गोइंग एज प्लान्ड, लेकिन आईफोन की लॉन्च के 4 महीने पहले ही स्टीव जॉब्स ने अचानक से ये डिसाइड कर लिया कि उन्हें प्लास्टिक स्क्रीन नहीं चाहिए अपने फ़ोन पे एंड इंस्टेड वो एक ग्लास स्क्रीन यूज़ करेंगे, डिस्पाइट ऑफ नोइंग कि अभी तक पूरे मार्केट में, पूरे फ़ोन इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा नहीं कर रहा था।
इस बात को सुन के इवन आईफोन या फिर एप्पल कंपनी में काम कर रहे इंजीनियर्स भी काफ़ी परेशान हो गए थे। वो जल्दी-जल्दी ऐसे कोई कंपनी या ऐसा कोई रिप्लेसमेंट ढूँढने लगे ग्लास का, जो कि इवन ड्यूरेबिलिटी टेस्ट को भी पास कर पाए। और इन्हीं सब में उन्हें मिले वेंडल वीक्स। वेंडल वीक्स वाज द सीईओ ऑफ कॉर्निंग, एक ऐसी कंपनी जिसने एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्क्रैच प्रूफ ग्लास बनाया था, जिसका नाम था गोरिल्ला ग्लास। हाँ, ये वही गोरिल्ला ग्लास है जो कि कुछ साल पहले काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आ गया था। ऑल्दो वेंडल वीक्स ने अभी तक इस प्रोडक्ट को, इस ग्लास को कमर्शियलाइज नहीं किया था और वो ये भी श्योरिटी नहीं दे पा रहे थे कि वो इतने क्वांटिटी में ये ग्लास मैन्युफैक्चर कर भी पाएंगे। बट स्टीव जॉब्स बिलीव्ड कि यही वो प्रोडक्ट है जो एप्पल को चाहिए था, और साथ ही उन्होंने वेंडल वीक्स को भी भरोसा दिलाया, उनको सहानुभूति दिया या फिर उनको मोटिवेट किया कि हाँ, वो ये काम कर सकते हैं और उन्हें ये करना ही चाहिए। वेल फाइनली जनवरी 2007 में आईफोन को फाइनली लॉन्च किया जाता है एंड ऑब्वियसली इट वाज अ प्रोडक्ट द वर्ल्ड हैज़ नेवर सीन। आईफोन बहुत पसंद आता है लोगों को एंड इट वाज जस्ट रॉकेट बूमिंग। बट अभी भी आईफोन में एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर की कमी थी एंड इट वाज थर्ड पार्टी ऐप्स। स्टीव जॉब्स को चिंता थी कि पुअरली कोडेड ऐप्स की वजह से आईफोन क्रैश हो सकता है या फिर यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी बेकार हो सकता है। बट स्टिल एक साल बाद उन्होंने अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च किया और खुद के टर्म्स एंड कंडीशन में थर्ड पार्टी ऐप्स को ऑनबोर्ड करना चालू कर दिया था। और बाद में चलकर ये एप्पल स्टोर ही वन ऑफ द की फीचर बन गया आईफोन के सक्सेस का। आईफोन के रिलीज के 4 साल बाद ही एप्पल के पूरे रिवेन्यू का आधा परसेंटेज जो है वो बस आईफोन से आ रहा था और आईफोन एप्पल का मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन चुका था। आज 2 बिलियन से भी ज़्यादा आईफोन्स बेचे जा चुके हैं, पर अब ये बस कोई बेस्ट सेलिंग फ़ोन नहीं है, बल्कि ये एक बेस्ट सेलिंग म्यूजिक प्लेयर, बेस्ट सेलिंग कैमरा, वीडियो रिकॉर्डर और कंप्यूटर बन चुका है। बट व्हाट अबाउट सैमसंग?